नमस्कार सभी को। आज की इस वीडियो के अंदर हम कंप्लीट करेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है असेसमेंट। असेसमेंट का मतलब होता है आकलन। आपने एक और वर्ड सुना होगा, उसको बोलते हैं इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन का मतलब होता है मूल्यांकन। इन दोनों वर्ड्स के बीच में कुछ डिफरेंसेस होते हैं, लेकिन इतना डीप आज की वीडियो में हम नहीं जाएंगे क्योंकि सीटेट में कुछ नहीं पूछा जाता है इनके डिफरेंस के बारे में। बट फिर भी मोटा मोटी मैं आपको बता देता हूँ। एक चीज़ होती है इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन एक बड़ा पार्ट है, ठीक है, ये बड़ा कंसेप्ट है। उसके अंदर असेसमेंट आता है, यानी कि असेसमेंट जो आप कर रहे हो उसको इवैल्यूएशन भी बोल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। फिर एक आता है मेजरमेंट। मेजरमेंट का मतलब होता है मापन, ठीक है। असेसमेंट आकलन, ये वाला आकलन है, ये मूल्यांकन है, और ये मापन है। मापन का मतलब होता है मेजरमेंट। बेसिकली यही था आपका इनके बीच में डिफरेंस, ठीक है। चलिए आज की वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही आप हमसे जुड़ सकते हैं व्हाट्सएप पर भी। व्हाट्सएप नंबर है 8076392717। इस पर आप व्हाट्सएप पे रजिस्टर कर सकते हैं। आपको क्या करना है, आपको इस नंबर को सेव करना है। उसके बाद में आपको हमें व्हाट्सएप पे अपना नाम लिख के भेजना और सीटेट, ठीक है। नाम लिखोगे तभी आपका नंबर सेव हो पाएगा, तो ये काम जरूर कर लेना। उसके बाद में आपको व्हाट्सएप स्टेटस दिखने लग जाएंगे जिसमें ईवीएस के 10 पेजेस के नोट्स दिखेंगे। लोग पता नहीं वीडियो देखते रहते हैं ईवीएस की कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा। वो 10 पेजेस के नोट्स पढ़ो भाई, 15 नंबर का उसी में से आ जाएगा, उससे बाहर नहीं होता, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। सबसे पहले तो ये समझ लो आकलन इवैल्यूएशन हम करते क्यों हैं स्कूल में, ठीक है। कुछ पॉजिटिव वर्ड हैं, कुछ नेगेटिव वर्ड है इनके बीच में। आपको जैसे हमने बताया था ना टैग वर्ड, ये वो हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि हम अपनी टीचिंग अप्रोच को चेंज करेंगे, ना कि बच्चों को चेंज करेंगे। इस बात को समझ लेना। हमें ये पता चलता है कि अच्छा हमारे पढ़ाने में ये कमी रही है, तो हम उस हिसाब से अपनी टीचिंग अप्रोच चेंज करेंगे। हमें ये पता चलता है कि हमारे बच्चे का लर्निंग स्टाइल ये है, तो हम उसके हिसाब से चीज़ें करेंगे। रैंकिंग नहीं करेंगे, कभी भी ग्रुप नहीं बनाएंगे। होशियार बच्चों को अलग कर दिया और जो थोड़े से कमज़ोर बच्चे थे उनको अलग कर दिया। आपको ये करना ही नहीं है, सेग्रीगेट नहीं करना है, एट द एंड में नहीं करना है। यानी कि क्या होता है कि लास्ट में हो रहे हैं जी, आपके लास्ट में होने की वजह से, जैसे कि एनईपी 2020 में कहा भी गया है, इससे क्या हो रहा है, इससे कोचिंग सेंटर, जो कोचिंग वाली जो चीज़ें हैं ये बढ़ रही हैं। इसी वजह से असेसमेंट ऑफ लर्निंग नेगेटिव चीज़ है, बल्कि असेसमेंट फॉर लर्निंग होनी चाहिए। मतलब सारे टाइम चलती रहे, ये आप ये कह सकते हो, ठीक है। इन बिल्ट प्रोसेस होनी चाहिए, ये वाली बात है ना। फिर आपका होता है मोटिवेशन, आपको देना है। इंट्रिंसिक मोटिवेशन होगा। फर्दरिंग लर्निंग, अधिगम को आगे बढ़ाने में हेल्प करे वो चीज़ें, ना कि अधिगम को कि हाँ भाई हमारे बच्चों को कितना आया क्या नहीं आया, ये बात करनी है। लेकिन अपने टीचिंग उसके लिए कि आपको टीचिंग प्रोसेस सुधारनी है, ना कि बच्चों को रैंक करने के लिए, ठीक है। फिर बच्चे से हायर एक्सपेक्टेशन की नहीं अब तो तू 100 में से 100 ही लाएगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। ही वाली चीज़ तो कभी होनी ही नहीं चाहिए, ठीक है। कंपटीशन कभी भी नहीं करवाना है आपको बच्चे को, क्योंकि फर्स्ट सेकंड थर्ड अगर आप कराओगे तो दिक्कत हो जाएगी। कंपैरिजन बिल्कुल नहीं करना है बच्चे में, क्योंकि कंपटीशन और कंपैरिजन से बच्चों के अंदर जेलस की भावना आती है, जो कि नेगेटिव इमोशन है। आपको कभी बच्चे में ये नहीं आने देना, बल्कि क्या होना चाहिए, कोऑपरेशन होना चाहिए। पास फेल आपको कभी नहीं करना है, बच्चों को लेबल कभी नहीं करना है। स्टैंडर्डाइज टेस्ट आपके क्या होते हैं, स्टैंडर्डाइज टेस्ट के अंदर दिक्कत होती है। क्या दिक्कत होती है कि हमारा जो बच्चा है स्टैंडर्डाइज एक मानकीकृत टेस्ट होते हैं, तो ये एक सेट फॉर्मेट पे चलते हैं। जब सेट फॉर्मेट पे चलेंगे तो वो उतने अच्छे नहीं होते, क्योंकि हर एक बच्चे के लिए वो टेस्ट अच्छे नहीं है। किसी को लर्निंग डिसेबिलिटी है कुछ, तो वो स्टैंडर्डाइज टेस्ट आपने उसको कर दिया, जैसे मैं बता रहा हूँ। या फिर मान लो एक बच्चा ब्लाइंड है, आप उससे मैप का क्वेश्चन पूछ रहे हो, तो फायदा नहीं है ना उस चीज़ का। मैप वो देख ही नहीं पाएगा, वो क्या बताएगा कि क्या भारत है क्या पाकिस्तान है, उसको पता ही नहीं है, ठीक है। फिर ये है इवेल्युएटिव इफेक्टिवनेस ऑफ पेडागोजी। हम इसलिए भी करते हैं असेसमेंट कि हम अपनी पेडागोजी का मूल्यांकन कर सकें, ठीक है। चलो भाई, ये तो बेसिकली ये थी कि जो पॉजिटिव नेगेटिव टैग वर्ड से क्वेश्चन आ जाएंगे, ये वो हैं। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। अब ये तीन चीज़ें होती हैं, एक होता है असेसमेंट फॉर लर्निंग, एक होता है असेसमेंट ऑफ लर्निंग, एक होता है असेसमेंट एज लर्निंग। समझो इनके बीच में क्या चीज़ फ़र्क होता है। असेसमेंट फॉर लर्निंग होता है जो आप बच्चों को मतलब पढ़ाने के लिए अगर कुछ इवैल्यूएशन कर रहे हो ना, जैसे प्रीवियस नॉलेज टेस्ट कर रहे हो, उसके बेस पे प्रीवियस नॉलेज आपको पता होगी बच्चों की, तभी तो आप उनको पढ़ा पाओगे। या कई बार आप हिंट देने के लिए क्वेश्चन पूछते हो, है ना। जैसे बच्चों की कुछ मिसकंसेप्शन है, उनको ठीक करने के लिए क्वेश्चन पूछते हो। जैसे कैसे क्वेश्चन पूछा, मैंने आपको हमेशा से एग्जांपल दिया है कि बच्चों में एक मिसकंसेप्शन रहता है
कि सर अगर हम दूध के अंदर छिलके को डाल के फ्रिज में रख देंगे, थोड़े से उसके अंदर ये रबड़ डाल के, क्योंकि उसने कभी 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 मम्मी को दही वगैरह जमाते हुए देखा होगा कि वो इस तरह से दही जम जाती है, तो सर वो है ना रबड़ बन जाएगी, वो ये कहता है। तो फ्रिज में अब उससे ये पूछो कि बेटा जो वो रबड़ बनेगी, कभी तूने फ्रिज में से कोई चीज़ निकाली है तो क्या होता है? सर आइसक्रीम जैसा होता है और वो पिघल जाता है। तो अच्छा ये बता, ये रबड़ तेरी पिघलेगी नहीं क्या? अच्छा ये ठंडी नहीं होगी क्या? ये ऐसी चीज़ें आप उससे पूछोगे। तो जब ये पूछोगे तो आप क्या कर रहे हो, ऐसे क्वेश्चन पूछ रहे हो जो उसकी लर्निंग को आगे बढ़ा रहे हैं। तो ये असेसमेंट फॉर लर्निंग होता है। या प्रीवियस नॉलेज टेस्ट आपने कभी दे दिया, या आप मतलब एक तरह से ये होता है ना, क्वेश्चन क्वेश्चन में आप बच्चे को सारा कंसेप्ट पढ़ा दे रहे हो। फिर एक आपका होता है असेसमेंट ऑफ लर्निंग। असेसमेंट ऑफ लर्निंग क्या होता है? बच्चों के माता पिता को बता रहे हो आप कि भैया आपके बच्चे ने ये सीख लिया था, ये सीख लिया था, ये सीख लिया था, जिस चीज़ को हमारा ये मना करता है, NEP 2020 भी मना करिए। क्यों? क्योंकि ये कोचिंग के ऊपर काम करता है कि भैया लास्ट में पेपर है, 1 महीने आपने कोचिंग लगवा दी, 1 महीने में आपके 100 में से 50 नंबर, 60 नंबर, 70 नंबर ये आ गए, हमारे लिए हमारे बच्चे खुश हैं। और होता क्या है कि लास्ट में अगर कोई भी बोर्ड एग्जाम देखोगे तो कुछ ही एक चैप्टर में से ये 5 इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, उसी में से आपका क्वेश्चन आ जाएगा, यही आ जाएगा। अभी बेसिकली देखा जाए सीटेट भी क्या हो रहा है, सीटेट भी आपका यही तो है। असेसमेंट जैसे मैंने आपको बताया कि हम केवल उतना पढ़ा रहे हैं जितना सीटेट में पूछा जाता है, तो ये भी तो आपका एक कोचिंग वाली जो चीज़ है इसको बढ़ावा दे रहा है। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है, इसके बेस पे हम आएंगे कि आपके अलग अलग टेस्ट होते हैं, उसके पॉइंट पे भी हम आएंगे कि यहाँ ये चीज़ क्यों हो रही है। ठीक है, तो बेसिकली आप देखोगे तो ये असेसमेंट ऑफ लर्निंग स्कूल के सिस्टम में तो अच्छा नहीं है, NEP ने ये कहा है। फिर आपका असेसमेंट एज लर्निंग होता है। असेसमेंट एज लर्निंग में क्या आता है कि जब बच्चे एक दूसरे से क्वेश्चन पूछते हैं, पीयर या बच्चा अपने बारे में खुद क्वेश्चन पूछता है कि भाई वो क्या पढ़ रहा है, कैसे पढ़ रहा है, खुद से क्वेश्चन बनाने सीखता है, तो असेसमेंट एज लर्निंग है। यानी कि असेसमेंट करते करते अपना असेसमेंट कर रहा है, दूसरे का असेसमेंट कर रहा है, कई बार टीचर का असेसमेंट भी कर रहा होता है, तो उसको लर्निंग हो जाती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें चलती हैं। तो ये इसका मीनिंग था। अब मतलब मीनिंग हो गया आपका। अब हम चलते हैं ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव क्या होता है? पहले वाले का असेसमेंट फॉर लर्निंग का, एनकरेज टू बी मोर एक्टिव। जब आप क्लास में क्वेश्चन पूछते हो, असेसमेंट फॉर लर्निंग करते हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे एक्टिव रहते हैं कि ये हमसे कभी भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। लेकिन जब आपका साल के लास्ट में एंड होता है, जो रिपोर्ट कार्ड वगैरह के लिए होता है ये वाला, ठीक है, तो आपका ये असेसमेंट ऑफ लर्निंग करते हैं हम कि लास्ट में हमें रिपोर्ट कार्ड बनानी है, वो आप इसी बेस पे बनाते हो। बेसिकली असेसमेंट ऑफ लर्निंग का यही होता है कि एक सर्टेन आपका लर्निंग एक्सपेक्टेशन होता है, उसके लिए आप रिपोर्ट कार्ड बनाते हो। और ये होता है यूज अ टास्क ऑफ एन एक्टिविटी अलाउ स्टूडेंट अपॉर्चुनिटी टू यूज असेसमेंट टू फर्दर देयर ओन लर्निंग। अपनी सेल्फ असेसमेंट होती है या पीयर असेसमेंट होती है। इसमें क्या होता है, बच्चों की लर्निंग और ज़्यादा बढ़ती है। इसका ऑब्जेक्टिव ये होता है। अब प्रोसेस क्या है, क्यूज देते हो, हिंट देते हो, या क्वेश्चन पूछते हो बीच बीच में, या प्रीवियस नॉलेज टेस्ट देते हो, तो ये आपका प्रोसेस है, ये प्रोसेस है। और इसके अंदर कभी भी कोई ग्रेड या स्कोर नहीं दिया जाता असेसमेंट फॉर लर्निंग में। इस बात को ध्यान समझ लेना। ये साल के एंड में होता है, मैंने आपको बताया ही था। ये आपका किस लिए होता है, ये आपका सेल्फ और पीयर असेसमेंट होता है। और रिकैपिचुलेशन क्वेश्चंस जो होते हैं वो भी असेसमेंट एज लर्निंग होता है। ठीक है, वो भी असेसमेंट एज लर्निंग होता है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं भैया हम अब। क्यों? क्योंकि असेसमेंट एज लर्निंग क्या हो रहा होता है, आपने रिकैप कर रहे हो कि अच्छा आज हमने क्या क्या पढ़ा, तो वो सारे बच्चे वो चीज़ करते हैं। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। अब हमने बात की टाइप ऑफ असेसमेंट। अब हम बात कर रहे थे ना, जैसे मैंने आपको बताया सीटेट में। अब देखो सीटेट के अंदर देखा जाए तो आपका अभी इनमें से बताना आपका कौन सा टेस्ट होगा। ठीक है, एक होता है प्लेसमेंट टेस्ट। प्लेसमेंट टेस्ट क्या होता है, असेसमेंट एट द बिगिनिंग ऑफ इंस्ट्रक्शन, कि कोई चीज़ शुरू होने से पहले, जैसे आपका कहीं भी आपकी प्लेसमेंट हो रही है उससे पहले आपका ये दिया जाता है। ये रिक्रूटमेंट वगैरह के लिए बेस्ट होता है। या आपका सीटेट भी ये कह सकते हो कि कोई चीज़ आपको अगर टीचर बना रहे हैं तो आप टीचर बनने के लिए एलिजिबल हो या नहीं हो। सीटेट है क्या, यही तो है कि आपका एलिजिबिलिटी टेस्ट है कि आप में सीटेट आपको में टीचर बनने के गुण है या नहीं है। उसके वो सेट सवाल उन्होंने कर रखे हैं, उसी से वो क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो ये वाली चीज़ रहती है। ठीक है, फिर एक आपका होता है फॉर्मेटिव असेसमेंट, एक होता है सबमेटिव असेसमेंट। एक होता है आपका जो
आपका चलता रहता है, सारे साल चलता है। अगर आपको बेसिकली बताऊं तो ये हमारा सीसी में हम इसको पढ़ेंगे, ठीक है। सीसी में क्या होता है, 40% तो आपका फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है, 60% आपका सम्मेटिव असेसमेंट होता है। आपका पहले 3 टर्म होते थे स्कूल के अंदर, अब 3 टर्म को छोड़ के 2 टर्म कर दिए सेमेस्टर की तरह, ठीक है, साल में 6 महीने का। एक आपके सितंबर में एग्ज़ाम होते हैं, एक मार्च में होते हैं। पहले आपके दिसंबर में भी एग्ज़ाम होते थे, अब ऐसा नहीं होता। अब सम्मेटिव और फॉर्मेटिव असेसमेंट में क्या फ़र्क होता है वो बता देता हूँ मैं आपको। जो सम्मेटिव असेसमेंट होता है उसके में वो साल के एंड में ही होगा, वो एंड में ही होगा, और वो वही है, असेसमेंट ऑफ लर्निंग ही है। जबकि ये हमारा फॉर्मेटिव असेसमेंट एज लर्निंग भी हो सकता है, असेसमेंट फॉर लर्निंग भी हो सकता है, असेसमेंट ऑफ लर्निंग भी हो सकता है, इसमें सारी चीज़ें आ सकती हैं। लेकिन ये वाला असेसमेंट ऑफ लर्निंग ही होगा। इसमें क्या होता है कि ये 2 बार होता है, इसको बोलते हैं एसए। एसए का मतलब क्या होता है, सम्मेटिव असेसमेंट। एक होता है सम्मेटिव असेसमेंट 1, एक होता है सम्मेटिव असेसमेंट 2। ये दोनों 30-30 नंबर के होते हैं, 30-30% मानने जाते हैं इनको। ये 60% का हुआ ना, तो 30% का ये, 30% का ये। अब होता क्या है इसके अंदर, मैं बता देता हूँ आपको। ये वाला ऐसे तो होता है आपका सितंबर में जो मैंने बताया, और ये वाला होता है आपका मार्च में जाके। इसके बीच में अब जब अप्रैल से लेके सितंबर तक आपके कुछ टेस्ट चलते हैं या कुछ एक्टिविटीज़ चलती हैं, वो कौन सी होती हैं। अब हर एक पहला हाफ ईयर, पहला जो साल होता है आपका, उस पहले साल के अंदर देखा जाए तो मतलब साल के 2 भाग बांट दिए ना हमने, टर्म 1 टर्म 2। तो जो टर्म 1 होता है, टर्म 1 के बारे में अगर मैं बात करूं तो टर्म 1 में एक तो सितंबर में ऐसे हो जाएगा, ऐसे 1 हो जाएगा, ठीक है। और 2 आपके एफ ए हो जाएंगे, FA1 और FA2। दोनों में आपकी 4-4 एक्टिविटी होंगी। कितनी एक्टिविटी होंगी, 4-4 एक्टिविटी होंगी। जैसे लैंग्वेज के लिए आपकी क्या हो सकती है, आपका कोई स्टोरी टेलिंग कंपटीशन हो गया, कंपटीशन तो नहीं, एक्टिविटी हुई, कोई आपका नाटक हो गया, कोई आपका कविता पाठ हो गया, कुछ भी इस तरह का, मतलब ये इस तरह की एक्टिविटीज़ हो जाती हैं जिसके अंदर हम केवल बच्चों की पढ़ाई से रिलेटेड नहीं, बच्चों की और स्किल से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछते हैं। इसीलिए FA के अंदर जो FA होती है हमारी, उसमें सारी चीज़ें आ जाती हैं। आपका मतलब ओवरऑल डेवलपमेंट होता है बच्चों का, आ गया समझ में। और हो सकता है कभी आपका छोटा मोटा कोई यूनिट टेस्ट हो, वो भी आप इसके अंदर डाल लेते हो FA के अंदर, तो वो बेसिक चीज़ें हैं आपकी, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो ऐसे ही 8 एक्टिविटी ये हो गई। फिर ऐसे ही टर्म 2 होगा, टर्म 2 के अंदर SA2 तो आपका बाद में होगा, और FA3 और FA4 होता है। FA3 और FA4 ये मैंने बता दिया। FA का मतलब होता है फॉर्मेटिव असेसमेंट, ये लिखा हो ना फॉर्मेटिव असेसमेंट, ये FA होता है। तो ये बेसिकली ये इसका कुछ टेक्निकल चीज़ है जो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अब देखो, एक होता है डायग्नोस्टिक टेस्ट। डायग्नोस्टिक टेस्ट क्या होता है, आप ये जानना चाह रहे हो कि मेरे बच्चे को ये चीज़ आई है या नहीं आई है, और उसका कौन सा कंसेप्ट दिक्कत है। तो आप हर कंसेप्ट से आप एक क्वेश्चन उठाते हो, तो आपको पता चल जाता है बच्चे के कौन कंसेप्ट में कहाँ दिक्कत है ना। कई बार ये होता है बच्चे के कम मार्क्स आए, हमें यही नहीं पता चल रहा कि उस बच्चे के साथ दिक्कत कहाँ है। हम उससे पूछ लेते बेटा आ गया, वो कह देता है आ गया, तो उसको आप डायग्नोस्टिक टेस्ट दे देते हो, जिसमें मान लो आपने पेरीमीटर सिखाया है ना, पेरीमीटर सिखाया, तो पेरीमीटर में सबसे पहले आपको अब ये नहीं पता, पेरीमीटर यानी कि परिमाप, बच्चे को परिमाप निकालना नहीं आता, किसका, मान लो आयत का परिमाप निकालना नहीं आता, तो आप क्या करते हो, आयत को बोलते हैं रेक्टेंगल। तो आप अपनी एक हाइपोथेसिस बनाते हो कि बच्चे को सकता है ये चीज़ ना आती हो, कब बच्चे को सकता है ये ना आती हो, ये ना आती हो, ये ना आती हो, और हर एक चीज़ के ऊपर क्वेश्चन डाल देते हो। आपको पता चलता है कि उस बच्चे को क्या क्या नहीं आता, कि अगर उससे पेरीमीटर नहीं निकल रहा तो उसको क्या क्या नहीं आता। हो सकता है आप सबसे पहले तो उससे ये पूछते हो कि भैया ये बता, इसमें से मार्क कर लेंथ और ब्रेड्थ कौन सी है, उसको करनी आती है या नहीं आती है, ये आती है, ठीक है। उसके बाद में इसका फॉर्मूला क्या होता है पेरीमीटर का, वो बताएगा। उसके बाद में फिर भाई आपका लेंथ अगर इतनी है तो ब्रेड्थ कितनी होगी, मतलब इस तरह से आपका अलग अलग ब्रेड्थ कितनी होगी, ये नहीं कि आपका मान लो ये लेंथ है तो ये वाली लेंथ भी कितनी होगी, मान लो दूसरी तरफ लिखा हुआ है तो कभी यहाँ पे लिख देते हैं नंबर, तो उसको ये पता है या नहीं पता है कि ये लेंथ है। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें, अगर मान लो उसको फॉर्मूला ही नहीं पता या उसको यही नहीं पता लेंथ या ब्रेड्थ क्या है, तो आपको पता चल जाती है वो कमियाँ क्या है। उसके ऊपर आप उसके बाद में डायग्नोस्टिक टेस्ट के बाद में हमेशा रिमेडियल टीचिंग दी जाती है। आया समझ में। अब पर्पज क्या होता है, अब देख लो कब किया जाता है, व्हेन, जब असेसमेंट स्टार्टिंग में वो प्लेसमेंट किया जाएगा, फॉर्मेटिव बीच बीच में किया जाएगा, ये भी बीच बीच में किया जाएगा, और ये एंड में किया जाएगा, है ना।
पर्पज़ क्या होता है, रिक्रूटमेंट के लिए बेस्ट होता है, मॉनिटर आपकी प्रोग्रेस को मॉनिटर करता है, फॉर्मेटिव असेसमेंट है ना, लगातार साल भर चलेगा तो ये करेगा। तो फिर आपका डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है, मैंने बता दिया, रिमीडियल एक्शन लेने के लिए, और जजमेंट देगा, असेसमेंट एंड में होता है, ठीक है। फिर एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल कोई भी कम्पिटिटिव टेस्ट हो गया, या स्कूल में एडमिशन लेने के लिए भी होता है, जवाहर नवोदय में होता है, सैनिक स्कूल में होता है, पहले राजकीय प्रतिभा विकास विद्यालय जो दिल्ली में थे, अब तो स्कूल ऑफ एक्सीलेंस हो गए, लेकिन पहले उनमें भी होता था। तो ये होता है। अब इसके अंदर प्रोजेक्ट हो सकता है, आपकी डिबेट हो सकती है, कोई भी एक्टिविटी इस तरह की हो सकती है जो एफए के अंदर फॉर्मेटिव असेसमेंट है ये आपका, ठीक है। डायग्नोस्टिक टेस्ट हो सकता है, सरप्राइज टेस्ट हो सकता है, किसी भी एक स्पेसिफिक टॉपिक का जिसमें बच्चे को दिक्कत आ रही हो, ये ईयर के एंड में होता है, हमने बात कर ली थी, ठीक है। सीसी के बारे में मैं बात कर चुका हूँ कि क्या क्या चीज़ें होती हैं। इसमें सीधा लिखा हुआ है कि 40% वेटेज एफए की होती हैं, 10-10 नंबर के 4 एफए होते हैं, हर एक एफए के अंदर 4 एक्टिविटी होती है, इस बात को समझ लेना। तो टोटल 16 एक्टिविटी करवाई जाती है बच्चों से हर एक सब्जेक्ट में, इस तरह की ये चीज़ें थी, ठीक है। और अच्छा, सीसी में क्या होता है, कंटिन्यूअस भी होता है और कॉम्प्रिहेंसिव एवेल्युएशन भी होता है। ये क्यों जरूरी है, मान लो एक बच्चा आपका बहुत बढ़िया था पढ़ाई में, लेकिन लास्ट टाइम पे वो बीमार पड़ गया, वो बच्चा 40% 50% नंबर ला रहा है, लेकिन आपको पता था ये 90% वाला बच्चा है, तो आप क्या करोगे, आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि ये जैसे पहले होता था ना, बोर्ड एग्जाम है, बोर्ड एग्जाम पे ये है वो है, तो आप तो उसको मार्क्स ही नहीं दे सकते। तो इस चीज़ के लिए ये शुरू किया गया था, ये इस चीज़ के लिए शुरू किया गया था कि भैया एक दिन के ऊपर या एक 3 घंटे के ऊपर, 3 घंटे में मान लो उसकी 3 घंटे के लिए तबीयत खराब हो गई, या ऐसा कुछ एक्सीडेंट हो गया कि वो पेपर नहीं दे पाया, उस बच्चे की तो सारे साल वो दोबारा वो सारा साल रिपीट करेगा। क्यों रिपीट करेगा भाई, समझ रहे हो, उस बच्चे का एक्सीडेंट हो गया तो वो क्यों उसी क्लास में बैठे जिसका उसको सब कुछ आता है, ठीक है। आप अपने इस सिस्टम के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी रखो ना, तो वो वाली चीज़ होती है, ठीक है। फिर है करेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्कूल बेस्ड असेसमेंट। स्कूल बेस्ड असेसमेंट, फिर एक ये भी कंसेप्ट आता था कि एक्सटर्नल आपके एग्जाम हो, यानी कि बोर्ड एग्जाम हो या फिर स्कूल में ही एग्जाम हो, बीच में ये कंसेप्ट आया था। अब तो 10वीं में वापस बोर्ड ला दिया, लेकिन पहले क्या था कि 10वीं के बोर्ड ऑप्शनल कर दिए थे कि भाई 2010 के बाद से, 2010 वालों का लास्ट बोर्ड एग्जाम हुआ था, उसके बाद से ये ऑप्शनल कर दिए थे 2011 में, 12 में, 11 में तो स्कूल बेस्ड ही कर दिया था बिल्कुल ही, 12-13 के बाद में ऑप्शनल कर दिए थे कि जो बाहर देना चाहे पेपर बाहर दे सकता है, जो स्कूल में देना चाहे वो स्कूल में दे सकता है, तो इस तरह का था। अब स्कूल बेस्ड असेसमेंट के यानी कि स्कूल आधारित मूल्यांकन के लाभ क्या थे, समझो। कह रहे हैं कि टीचर नो देयर कैपेबिलिटीज बेटर देन एक्सटर्नल एग्जामिनर, कि जो टीचर होते हैं उनको बच्चों की कैपेबिलिटीज ज़्यादा पता होती हैं एक्सटर्नल एग्जामिनर से, जो बाहर वाला जो एग्जामिनर है उससे बेहतर उसको पता होगा, बिल्कुल सही बात है। हेल्प ओल्ड स्टूडेंट लर्न मोर थ्रू डायग्नोसिस, वो पुराने जो बच्चे होते हैं वो मतलब जो पुराने बच्चों को वो ज़्यादा हेल्प कर पाता है टीचर, कि हाँ भाई अच्छा उसकी ये गलती हो रही है, ये गलती हो रही है, ये सारी चीज़ें। बाहर का कोई टीचर तुम्हें बताने थोड़ी आएगा आपने ये गलत किया था या ये सही किया था। होलिस्टिक डेवलपमेंट करता है, तो ये चीज़ तो आपको बताई दी थी। फिर इम्प्रूव लर्निंग बाय कंस्ट्रक्टिव फीडबैक, कंस्ट्रक्टिव फीडबैक होगा, वहाँ आपको केवल मार्क्स नहीं बताए जाएंगे, वहाँ ये भी बताया जाएगा कि आपको नहीं ये गलती की, आपको ऐसे करोगे तो और बेटर होगा। तो बेसिकली ये चीज़ें थी, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट पे चलते हैं। इसमें बहुत सारे बच्चों को दिक्कत रहती है। देखिए पहला बात आता है वैलिडिटी। अब इनके बीच में डिफरेंस बहुत सारे लोगों को नहीं पता होते, क्योंकि रटी रटाई बात होती है, लेकिन मैं आपको बहुत बेसिक चीज़ें बताता हूँ। पहली बात तो ये समझो कि वैलिडिटी क्या है। वैलिडिटी ये है जिस चीज़ का टेस्ट आप ले रहे हो, आप ले रहे हो मैथ्स में ज्योमेट्री का टेस्ट और वहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन पूछ रहे हो, तो ये तो गलत हो गया, ठीक है। आप ले रहे हो सीटेट और आप उसमें बैंकिंग के क्वेश्चन पूछ रहे हो, यानी कि आपने टीचर बनने का एलिजिबिलिटी टेस्ट लिया और बैंकिंग के क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हो, ये तो होना ही नहीं चाहिए। इसीलिए टीचिंग के एग्जाम में आपको पेडागोजी पूछी जाएगी और बैंकिंग में रीजनिंग और मैथ्स वगैरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे ना, वहाँ पे पेडागोजी नहीं पूछी जा सकती। तो ये वैलिडिटी होती है कि जो आप मेजर करना चाह रहे हो वो मेजर करोगे या नहीं करोगे। फिर एक होती है रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी समझो क्या होती है, ये बहुत लोगों को नहीं पता। बहुत लोग इसको क्या बताते हैं, बताता हूँ वो क्या कहते हैं कि हर एक जो बच्चा है हर एक ग्रुप का रिजल्ट सेम आना चाहिए। अभी ले रहे हो वो अभी भी सेम आए, ठीक है,
और जब 10 साल बाद, 5 साल बाद, 1 महीने बाद लोगे वो तभी भी सेम आए, ऐसा पॉसिबल नहीं होता, आपको भी पता है। तो कोई टेस्ट हमारा रिलायबल होगा इस हिसाब से? नहीं होगा। तो रिलायबिलिटी इस डेफिनेशन के हिसाब से तो हो ही नहीं सकती हमारे, कभी भी कोई टेस्ट विश्वसनीय हो ही नहीं सकता। आप कैसे एक टेस्ट बना दोगे, एक बच्चा तैयारी नहीं करके आया है और एक बच्चा तैयारी करके आया है, उस बच्चे के जो नंबर होते हैं वो तो ऊपर नीचे रहेंगे ही। आया समझ में? लेकिन फिर इसका मतलब है क्या? ये तो कहने वाली जो बात है ये तो बेवकूफ़ी भरी बात हो गई कि बच्चे के नंबर सेम आएंगे। वो ये कहना चाहते हैं कि आपके टेस्ट के अंदर कुछ इस तरह का नहीं होना चाहिए जो किसी एक खास ग्रुप को ज़्यादा पता हो और एक ग्रुप को नहीं पता हो। अब ये वाली चीज़ सीटेट में बच्चों के साथ होती है। कैसे होती है सीटेट में बच्चों के साथ, मैं वो बताता हूँ आपको। सीटेट में क्या चीज़ होती है? सीटेट में भैया आपका सीबीएसई लेती है, तो सीबीएसई अपने एनसीईआरटी से क्वेश्चन बनाती है। किससे बनाती है? एनसीईआरटी। जिन बच्चों ने एनसीईआरटी पढ़ी हुई है, जो सीबीएसई बोर्ड से पढ़े हैं, उनको तो फ़ायदा मिल जाता है, लेकिन जो यूपी बोर्ड से पढ़े हैं, राजस्थान बोर्ड से पढ़े हैं, उनको इसमें दिक्कत होती है। तो सीबीएसई बोर्ड वाले जो बच्चे होते हैं वो लगभग इसके अंदर पास होते हैं। आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। बिहार और यूपी के 7.5 लाख लोगों ने फॉर्म भरा है, 8-9 भी हो सकते हैं, मुझे एग्जैक्ट पता नहीं है, लेकिन इनकी ये जो सीटें थी ये सारी भर गई है। मैं ये मान के चल रहा हूँ 7.5-8 लाख जो सीट थी यूपी और बिहार में वो सब भर गई। सोच के देखो ये चीज़, तो यानी उतने लोग उसमें पास है। टोटल 15-16 लाख अभी तक फॉर्म भरे गए थे 21-22 तारीख तक जब मैंने देखे थे। तो 15-16 लाख फॉर्म के अंदर बेसिकली देखा जाए तो 7.5 लाख तो लोग केवल यूपी के हैं, जबकि दिल्ली के अंदर, जो दिल्ली तो इतनी ज़्यादा सीटें थी यहाँ पे 1.25 लाख लोगों ने फॉर्म भरा था। अब समझो ये क्या चीज़ होती है? ये यही बताता है हमें कि भाई किस तरह से चीज़ें चल रही हैं हमारी, क्योंकि दिल्ली में ज़्यादातर लोगों ने सीबीएसई बोर्ड से पढ़ा हुआ है तो उनको वहाँ से वो चीज़ फ़ायदे देती है। ठीक है, तो अब समझो। अब आपको एक बात बताता हूँ। मान लो अब ये कहते हैं कि टाइम के साथ या इस हिसाब से चेंज ना हो, वो क्या कहना है कि मान लो आप अभी असम में रहते हो या कोई एक पेपर है, पेपर के अंदर सारे क्वेश्चन असम से पूछ लिए गए, असम से पूछ लिए गए, तो वो पेपर आपका रिलायबल नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि एक बच्चे ने वो जो असम में रहता है उसको फ़ायदा हो रहा है उस चीज़ से, या किसी एक धर्म से ही सारे क्वेश्चन पूछ लिए, वो पेपर रिलायबल नहीं होगा। आया समझ में? तो वो क्या होगा, वो अगर मान लो वहाँ रहने लग जाएगा कोई बंदा असम में, तो वो कहेगा ये पेपर तो कुछ भी नहीं था, ये तो मेरे को सारा आता था। अगर आप सारी चीज़ें वो कर लोगे तो रिलायबिलिटी का मतलब ये होता है कि मोर और लेस अगर बच्चों को तैयारी जैसी भी होगी, बराबर सी होगी, तो आपका क्या होगा कि किसी एक बच्चे को फ़ायदा ना दे कि अच्छा। इसीलिए कभी भी एक किताब से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, एनसीईआरटी से इसलिए पूछे जाते हैं क्योंकि एनसीईआरटी स्टैंडर्ड बुक्स हैं, है ना। और मैं यही कहता हूं कि अगर आपने एनसीईआरटी को फॉलो किया है, आपने इस चीज़ को फॉलो किया है, तो आप और लोगों से काफ़ी ज़्यादा आगे रहोगे। ठीक है, तो ये आपका रिलायबिलिटी होता है। एक होता है ऑब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिविटी का मतलब क्या होता है? ऑब्जेक्टिविटी का मतलब ये होता है कि आपका टेस्ट फेयर होना चाहिए। आप कोई ऐसे उल्टे सीधे क्वेश्चन नहीं पूछोगे कि आप किसी एक धर्म को नीचा दिखाने के लिए, किसी एक जाति को नीचा दिखाने के लिए कोई क्वेश्चन नहीं पूछोगे। आपके इमोशंस अफेक्ट नहीं होने चाहिए उस चीज़ के अंदर। मान लो आपको नेहरू पसंद नहीं है, तो आप कुछ ऐसा चीज़ नहीं, उनको अपमानित करती हुई कोई चीज़ नहीं पूछोगे पेपर के अंदर। समझ रहे हो? मतलब पेपर के अंदर किस तरह से अपमानित करती हो, देखो मैं बताता हूँ आपको कि वो कौन सा प्रधानमंत्री था जिसने यूएन में जाने से मना कर दिया था भारत को और चीन की पैरवी की थी। तो ये जो सारी चीज़ें होती है ना, हिस्ट्री आपकी है, ये आपका लंबे लिख सकता है बच्चा, जो भी वो कहेगा वो अपने इमोशंस तो दिखा सकता है अपने लिखने के अंदर, लेकिन आपके क्वेश्चन पूछने में इस तरह के इमोशंस नहीं होने चाहिए। आप पॉइंट आउट करके कुछ नहीं करोगे कि उसका आंसर वही हो सकता है और किसी चीज़ को अपमानित कर रहे हो, या फिर धर्म से रिलेटेड भी चीज़ें हो सकते हैं, कोई इस तरह की जो चीज़ हो सकती है। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए आपकी, ऑब्जेक्टिविटी निष्पक्ष रहनी चाहिए आपकी। चलिए फिर आपका है फैक्ट्स हैं आपके। एक होता है मुक्त अंत वाले प्रश्न, एक होता है खुले अंत वाले प्रश्न। मुक्त अंत वाले कौन से होते हैं, जो मैं अभी बता रहा था आपको। ओपन क्लोज एंडेड क्वेश्चन कौन से होते हैं, सॉरी हाँ क्लोज एंडेड ये है मुक्त, या ओपन, ये ओपन एंडेड क्वेश्चन कौन से होते हैं जिसमें बच्चा अपनी क्रिएटिविटी दिखा सकता है। जिसमें बच्चा अपनी क्रिएटिविटी दिखा सकता है वो आपका मुक्त अंत वाले प्रश्न होते हैं।
जबकि जिनमें बच्चा अपनी क्रिएटिविटी नहीं दिखा सकता वो क्लोज एंडेड होते हैं। 500 प्लस 500 कितना होता है आपका, 1000 होता है, हर एक बच्चे को पता है। इसमें बच्चा क्या क्रिएटिविटी दिखाएगा आपकी, नहीं। लेकिन 1000 कितनी तरह से आप जोड़ के दिखा सकते हो, ठीक है, कितनी तरह से आप जोड़ के दिखा सकते हो। बच्चा अलग अलग तरीके निकालने की कोशिश करेगा, कितनी तरह से मैं जोड़ के दिखा सकता हूँ। पानी को कैसे बचाया जा सकता है, इसमें बच्चा अपनी क्रिएटिविटी दिखा सकता है। बाल्टी में कितना लीटर पानी आता है, ये आपका क्लोज एंडेड क्वेश्चन हो गया। इसके 1 2 5 को आंसर, मतलब निश्चित आंसर होते हैं उसके, और उसके अलावा सब गलत होते हैं जो क्लोज एंडेड क्वेश्चन होता है। लेकिन इसमें भी वाली चीज होती है जो ऑल्सो, कि ये आंसर भी हो सकता है, और इसके अंदर ही वाली होगी कि यही आंसर होंगे बस। तो जब भी आपको ही वाली चीज दिखे वो गलत है, ठीक है। फिर आपका आ जाता है डिसेबिलिटी कैन बी असेस्ड बाय डायग्नोस्टिक टेस्ट। डिसेबिलिटी को कैसे कर सकते हैं, डायग्नोस्टिक टेस्ट से कर सकते हैं। हमने ये डिसेबिलिटी वाले क्वेश्चंस में किया था। स्टैंडर्डाइज टेस्ट आर नोट मेड अकॉर्डिंग टू इंडिविजुअल डिसएडवांटेजेस ग्रुप, मैंने बताया था। तो इसी वजह से स्टैंडर्डाइज टेस्ट होते हैं वो नेगेटिव होते हैं हमारे, क्योंकि वो हर किसी को देख के नहीं बनाए जाते। वो एक बना दिया उसमें आप मतलब स्टैंडर्डाइज टेस्ट गलती है। फिर आपको होता है टीचर शुड करेक्ट एरर दैट इंटरफेयर द जनरल मीनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग पोलाइटली। कुछ ऐसी एरर्स जो बच्चे की जनरल मीनिंग में ही दिक्कत दे रही है। मिसकंसेप्शन की बात अलग है, मिसकंसेप्शन को उसको खुद ठीक करने का आप मौका दोगे। लेकिन कुछ ऐसी एरर करता है बच्चा जो उसके जनरल मीनिंग में ही वो कर रहे हैं, तो आप उसको आप करेक्ट करवा सकते हो। वो भी करेक्ट कैसे ही करवाओगे, वो खुद से करेगा। आया समझ में। एमसीक्यू कौन से होते हैं, एमसीक्यू होते हैं रिकॉग्नाइज और रिकॉल टेस्ट होता है। इसमें मेनली फैक्ट्स वगैरह पूछे जाते हैं आपके, तो इसीलिए इनको रिकॉग्नाइज और रिकॉल क्वेश्चंस कहते हैं। तो ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो यहीं ख़त्म होती है। इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है वो हम कल की वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।